अच्छा, आप वहाँ पर डिप्टी एसपी भी रहे और वहाँ पर आप डीआईजी भी रहे। आपने क्या देखा, किस तरह का टेरर था? यंग एज में इसने पहला मर्डर किया था 16 साल की उम्र में। यह केवल 16 साल का था और फिर 61-62 साल की उम्र में, यानी करीब 40 साल इसका इलाहाबाद पे एक छत्र राज्य रहा। इलाहाबाद मंडल में, प्रयागराज में, जिस भी संपत्ति पे, किसी का होटल है, किसी की घर है, किसी की बिल्डिंग है, जो इसको पसंद आ गई उस पे इसने हाथ रख दिया कि ये तो अब हमारा है। नमस्कार, द इंडियन ओपिनियन में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ है रिटायर्ड आईजी अखिलेश मेहरोत्रा साहब। उनका हम स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। उन्होंने समय दिया है और आपकी प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, वहां पर 5 साल आपने पुलिस सर्विसेज में अपना समय दिया है, बहुमूल्य समय दिया है। तो अतीक अहमद की पूरी वर्किंग, अतीक अहमद गैंग की पूरी जो फंक्शनिंग थी, कैसे उनकी कार्यशैली थी, उनकी कार्यप्रणाली, कितना आतंक था, किस तरह से पुलिस प्रशासन सब उनके दबाव में काम करता था, और न सिर्फ प्रयागराज का जो क्षेत्र है, इलाहाबाद मंडल, पूरे यूपी में अतीक अहमद का सिक्का चलता था और जो वो चाहता था वही होता था। कितने लोगों को अतीक अहमद के गैंग ने मरवाया और फिर कैसे अतीक अहमद इस अंजाम तक पहुंच गया, इन सारे विषयों पर हम अखिलेश मेहरोत्रा सर से बात करेंगे। सर, आप वहां पर 5 साल से अधिक आपका कार्यकाल रहा और अतीक की वर्किंग को आपने बहुत करीब से देखा। आपने ही अतीक अहमद और अशरफ को राजू पाल हत्याकांड में अरेस्ट भी किया था। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि अतीक अहमद कैसे इतना बड़ा माफिया बन गया? देखिए, ये बताया जाता है कि बहुत यंग एज में इसने पहला मर्डर किया था 16 साल की उम्र में। जब केवल 16 साल का था और फिर 61-62 साल की उम्र में, यानी करीब 40 साल इसका इलाहाबाद पे एक छत्र राज्य रहा। इलाहाबाद मंडल में, प्रयागराज में, जिस भी संपत्ति पे, किसी का होटल है, किसी की घर है, किसी की बिल्डिंग है, जो इसको पसंद आ गई उस पे इसने हाथ रख दिया कि ये तो अब हमारा है, तो वो हो जाता था। अच्छा, पुलिस प्रशासन, डीएम, एसएसपी, ये सब उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी? अतीक के आगे कोई हैसियत नहीं होती थी किसी की? नहीं, देखिए, प्रश्रय तो इसको हमेशा मिलता ही रहा सरकारों का। अच्छा, आप वहां पर डिप्टी एसपी भी रहे और वहां पर आप डीआईजी भी रहे। आपने क्या देखा, किस तरह का टेरर था और क्यों कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता था, और अगर किसी ने हिम्मत भी की तो या तो वो मार दिया गया या फिर कोर्ट में भी कहीं भी 100 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद ज्यादातर मुकदमों में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। हाँ, मुकदमे में इसकी फाइलें कोर्ट में चार्जशीट पुलिस भेजती थी, पुलिस की चार्जशीट्स कोर्ट में पड़ी रहती थी, ट्रायल पे आने ही नहीं पाती थी। अब वो कैसे वो मैनेज करता था, ये यानी जुडिशरी भी डरती थी इससे, न्यायपालिका भी डरती थी। न्यायपालिका हाईकोर्ट के कई जजेस ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया था। नहीं, न्यायपालिका में तो ये होता है कि भाई आप नीचे एक अहलमद होते हैं, अहलमद फाइल मेंटेन करता है, वो जब कोर्ट में डेट लगाएगा तभी तो डेट लगेगी। रिट सेक्शन में तो वो ट्रायल पे स्टेज पे आने ही नहीं पाती थी, फाइलें वहीं डंप हो जाती थी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसमें बड़े बड़े जजेस, मतलब ये कि लोअर लेवल पे इसकी अच्छा मैनेजमेंट अच्छा था। अच्छा मैनेजमेंट था। अच्छा, पुलिस का जो है इलाहाबाद में, पुलिस ने जो तत्कालीन इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, कहा जाता है कि पुलिस भी इनके ऊपर प्रेशर नहीं बना पाती थी और पुलिस के अधिकारियों को भी इनके यहाँ हाजिरी देने जाना पड़ता था क्योंकि सरकार का प्रेशर था। सरकारें जो भी रही हों, सब इससे डरते थे, या ये उनका कुछ काम करता था, जो भी था, उसकी वजह से इसके ऊपर कोई पुलिस अधिकारी जो थे इसके हाजिरी देते थे। डीएम, एसएसपी भी अतीक के घर में हाजिरी देने जाते थे, ये जानते हुए कि बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका। हाँ, सबको जाना पड़ता था। ईद बकरीद तो जाते ही थे। आप भी डीआईजी रहे, क्या आपको भी प्रेशर किया गया अतीक का साथ देने के लिए? ना, अभी शासन की मैं तो